आर्टिकल 22 के डिटेल वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आर्टिकल 22 जो है दोस्तों, अगर हम देखा जाए इसको ब्रॉडली तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इसका क्लोज 1 और 2 और दूसरी है क्लोज 4, 5, 6 और 7। दूसरे तरीके से कहें इसको तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जर्नल लॉ है उससे इसकी प्रोविज़न जो है वो क्लोज 1 और 2 डील करती हैं, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उससे जो इसकी प्रोविज़न है वो 4, 5, 6 और 7 जो क्लोज हैं वो डील करती हैं। थर्ड जो इसका क्लोज है वो इन बिटवीन है, उसका कुछ पार्ट जो है वो जनरल लॉ से डील करता है और कुछ जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से डील करता है। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 22 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोसेस कैसी? जैसे मान लीजिए कोई आदमी कोई क्राइम करता है, उसकी अरेस्ट होती है, उसकी कस्टडी होती है। कस्टडी या डिटेंशन के बाद जो है उसको ग्राउंड बताए जाते हैं कि भाई आपको किन ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। उसके बाद बताया गया है कि भाई आपको लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा जो असिस्ट किया जाएगा, कंसल्ट कर सकते हैं आप, उसको डिफेंड कर सकता है वो आपको। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि भाई आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, और अगर आपको 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेन करना है तो उसके लिए मैजिस्ट्रेट जो है उसकी अथॉरिटी या उसकी परमिशन जो है वो ज़रूरी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अरेस्ट से लेके आपके ग्राउंड जानने से लेके लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा डिफेंड करने से लेके 24 आवर्स के अंदर आपको प्रोड्यूस करने को लेकर मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये देखा जाए तो एक क्राइम या उससे रिलेटेड ही है। तो ये आपका एक बेसिक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। और साथ ही साथ जो आर्टिकल 22 है इसमें इनडायरेक्टली जो आपका नेचुरल लॉ है उसके कुछ एलिमेंट भी हैं, जैसे कि ऑडी अल्टरम पार्टम हियर द अदर पार्टी। तो ये भी कहा गया है कि आप उसको सुने, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि उसको सुना जाए आदमी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लोज 1 की, जिसमें कि कहा गया है कि भाई आपको अरेस्ट करने के ग्राउंड्स बताए जाएंगे, उसके बिना आपको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। अब किसी को ग्राउंड्स बताने का क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर कारण ये है कि अपॉर्चुनिटी देना उस आदमी को जिसे अरेस्ट किया गया है, ताकि वो ये जान सके कि भाई मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है, किन ग्राउंड्स के बिना पर मुझे अंदर डाला जा रहा है जेल के, और वो अपना जो डिफेंस है या अपना रिप्रेजेंटेशन जो है उसको प्रिपेयर कर सके। अब देखिए यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जब तक मुझे यही पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे खिलाफ ग्राउंड्स क्या हैं, तब तक मैं अपना रिप्रेजेंटेशन या अपना डिफेंस जो है वो तैयार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे यही पता नहीं होगा अरेस्ट किस ग्राउंड पे किया गया है, तो मैं डिफेंस कैसे तैयार करूंगा। तो ये देखा जाए तो एक तरह से जो है एक इनडायरेक्टली आपको एक राइट दिया गया है कि भाई आप अपना डिफेंस तैयार करें, पर कैसे? ग्राउंड को जाने, और ये अथॉरिटी को कहा गया है कि आप उनको ग्राउंड बताएंगे। और साथ ही साथ इसका एक पर्पज़ और भी है, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अथॉरिटी की तरफ से ना की गई हो, यानी कि अथॉरिटी ये सोच रही हो कि भाई ये आदमी है, इसने ये किया हो, जब मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे पर ये एलिगेशन है या मेरे पर ये जो आरोप है, तो मैं कहूँगा भाई मैं तो वहाँ था ही नहीं, आपने तो गलत आदमी को पकड़ लिया। तो ये एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह की गलत फहमी अथॉरिटी के बिहाफ पर हो तो उसको भी यहाँ पर क्लैरिफाई किया जा सकता है। इसमें दोस्तों हमारे पास एक अथॉरिटी है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को लेकर गाइडलाइंस दी थी कि भाई आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें जब भी अरेस्ट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक जो बैलेंस है वो क्रिएट किया जाए, क्योंकि अरेस्ट के बिना पुलिस भी अपराधी को नहीं पकड़ सकती, और पुलिस को जब ये अधिकार दिया जाता है कि वो अरेस्ट करे तो वो गलत आदमी को ना पकड़े। तो एक बैलेंस क्रिएट किया जाना चाहिए इन दोनों चीज़ों के बीच में। कोर्ट ने इसमें कहा था कि भाई जो नेशनल पुलिस कमीशन जो है उसकी जो 3rd रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि 60% जो अरेस्ट होती हैं वो बेबुनियाद होती हैं या बिना किसी ग्राउंड्स के होती हैं, या इल्लीगली होती हैं, या मेलाफाइड होती हैं, इलविल या किसी की तरफ कोई रंजिश हो। तो इसलिए ये जो गाइडलाइंस हैं वो दी जा रही हैं ताकि अथॉरिटीज़ जो है इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई ये जो पावर है अरेस्ट करने की, ये चीफ सोर्स ऑफ करप्शन है पुलिस में, यानी कि ये जो अरेस्ट करना है इससे ही जो करप्शन है वो जनरेट होता है पुलिस में। यानी कि जैसे आप देखें कि पुलिस वाले धौंस देते हैं या डराते हैं किसी को कि भाई हम आपको अरेस्ट कर देंगे, या वो किसी के कहने पर ऐसा करते हैं, तो ये जो पावर है अरेस्ट की इसका बहुत बड़ा मिसयूज किया जाता है। गाइडलाइन जो थी सुप्रीम कोर्ट की वो इस तरह से कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए और अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो उसके साथ उसका एक दोस्त होना चाहिए, या उसका कोई और घरवाला रिलेटिव हो सकता है, या कोई और पर्सन हो जिसे वो अच्छी तरह से जानता हो, जिसको कि अरेस्टेड पर्सन ये बता सके कि भाई मुझे अरेस्ट कर लिया गया है और मुझे अरेस्ट करने के बाद कहाँ रखा गया है। और पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वो बताएगा उस पर्सन को कि भाई ये आपका अधिकार है, आप ऐसा कर सकते हैं।
और इसको लेकर एक एंट्री भी की जाएगी डेली डायरी में, जिसमें कि ये लिखा जाएगा कि भाई ये जो अरेस्ट किया है हमने व्यक्ति को, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है अरेस्ट की वो हमने किसको दी है, फ्रेंड को दी है, रिलेटिव को दी है या किसी और पर्सन को दी है जिसको कि ये पर्सन अच्छी तरह से जानता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि वो मैजिस्ट्रेट जिसको कि अरेस्टेड पर्सन जो है जिसके आगे पेश किया जाएगा वो ये इंश्योर करे कि ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की गई हैं। फर्दर कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो गाइडलाइंस मैं इशू कर रहा हूँ ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी ये कंप्लीट नहीं है, आप ऐसा नहीं समझिए बस यही गाइडलाइंस है। डीजीपी ऑफ द स्टेट जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस जो है, वो अपनी तरफ से कुछ और इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकती हैं जो कि अरेस्टेड पर्सन को दिस और दैट वे में मदद करे। नेक्स्ट है दोस्तों इसी क्लोज के अंडर दूसरा राइट, जिसके बारे में कि ये कहा गया है कि भाई उस आदमी को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा जो कि उसकी चॉइस का हो उसके द्वारा डिफेंड किया जाए और उसको वो कंसल्ट कर सके। हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर पर्सन का कि वो अपने लिए किसी एडवोकेट को हायर करे, और अगर वो इस पोजीशन में है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है किसी भी कारण से, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन ना कर सकता हो, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए एक एडवोकेट की व्यवस्था करे। अदरवाइज इट विल बी वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21 एस मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011, जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि भाई जो बार काउंसिल्स हैं जितनी भी इंडिया की, वो कोई अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दें कि भाई फला व्यक्ति को हम डिफेंड नहीं करेंगे, उसका केस नहीं लेंगे, तो ये गलत है एंड इट्स वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और साथ ही ये आपके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनके खिलाफ भी हैं, और इस तरह का रेजोल्यूशन जो है वो नल एंड वॉइड है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह 1953 में ये कहा गया था कि भाई अगर कोई पर्सन अबडक्टेड किया गया हो तो उसकी जो रिकवरी करती है पुलिस और अपने पास रखती है वो जो है वो अरेस्ट या डिटेंशन की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि उसके खिलाफ किसी तरह का कोई एलिगेशन, एक्यूजेशन या कोई आरोप या एफआईआर नहीं होती है। राज बहादुर वर्सेस लीगल रिमेम्बरेंस, जिसमें कि ये कहा गया था कि किसी माइनर गर्ल को रिमूव करना ब्रॉथल से, वो भी जो है वो आर्टिकल 1 जो है उसकी कैटेगरी में नहीं आता है, यानी कि वो किसी तरह का अरेस्ट या डिटेंशन नहीं होगा उस लड़की का। परशोत्तम गोविंद हलाई वर्सेस BM देसाई, अगर कोई इनकम टैक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है पेमेंट करने में तो उसका जो अरेस्ट या डिटेंशन होती है वो भी यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये किसी तरह की कोई क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये जो एरियर्स हैं उसके लिए ये एक तरह की अरेस्ट या डिटेंशन है। और अगर आप गौर करें आर्टिकल 22 को तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आर्टिकल 22 इसके अंडर जो प्रोविज़न है वो क्राइम या क्रिमिनल लॉ को रिलेटेड ही है। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997, अगेन दोस्तों कोर्ट ने इसमें बहुत डिटेल गाइडलाइन दी कि अरेस्ट, डिटेंशन या कस्टडी कैसे की जाए, और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज़ किया कि भाई अगर किसी की कोई अरेस्ट डिटेंशन होती है, उसको टॉर्चर किया जाता है तो उसको कंपनसेशन भी दिला सकता है कोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 2, जिसमें कि कहा गया है कि भाई आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर ऑफ द अरेस्ट जो है वो पहुंचाना पड़ेगा, यानी कि अगर अभी आपकी अरेस्ट होती है तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपकी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी कि भाई हमने इसको अरेस्ट किया है और अब आप बताइए हमें कि इसका फर्दर क्या करना है। और साथ ही ये भी कहा गया इस क्लोज में कि भाई आप जो है 24 आवर से ज़्यादा किसी को डिटेन नहीं रख सकते बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के। और अगर आप डिले हो जाते हैं किसी कारणवश, मान लीजिए कोई भी कारण हो जो रीज़नेबल हो, तो वो आपको अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि भाई देखिए हम 24 आवर्स से ज़्यादा एक्सपायर कर चुके हैं तो इसका कारण ये है। वो वेग नहीं होना चाहिए, यानी कि अनक्लियर नहीं होना चाहिए, वो रीज़नेबल होना चाहिए। अगर वो वेग होते हैं या अस्पष्ट कारण होते हैं तो फिर वहाँ पर वायलेशन मानी जाएगी इस क्लॉज की। क्लॉज 2 को लेकर जो प्रोविज़न है दोस्तों वो आपको CRPC के सेक्शन 56 और 303 में भी मिल जाएंगी। क्लॉज 2 में जो 24 आवर की कंडीशन है उसको एक पर्पज़ ये भी है ताकि अथॉरिटी जो है वो जल्दी से जल्दी जो केस है उसको देख सके और अपना माइंड जो है उस पर अप्लाई कर सके कि भाई इस आदमी के साथ जिसको अरेस्ट किया गया है इसको क्या करना है, इसको रखना है नहीं रखना है, या फर्दर इसके केस को कैसे डिसाइड करें। तो वो सारी चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी जो अथॉरिटी है उनको अप्लाई कर सकती है। स्टेट ऑफ MP वर्सेस शोभराम, इसमें रिस्पोंडेंट जो है दोस्तों वो क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं जिसके लिए उनको पंचायत में ही न्याय पंचायत होती है कि उसमें ही उनको एक फ़ाइन लगा दिया जाता है 75 रुपीज़ ईच।
पर मैटर जब रिवीजन में जाता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट उसको क्वैश कर देता है, क्योंकि न्याय पंचायत एक्ट जो था उसकी एक सेक्शन 63 में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि भाई ये जो है मामला जो है इसमें कोई भी इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, यानी कि वो एडवोकेट या लीगल जो असिस्टेंस है किसी प्रैक्टिशनर की वो नहीं ले सकते। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये वायलेशन है आर्टिकल 22 एंड क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एएस मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई बार जो हैं आपस में मिलकर कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती कि भाई हम इस आदमी को डिफेंड नहीं करेंगे, चाहे वो एक बार हो चाहे ऑल ओवर इंडिया पूरी बार हो। ये जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनके खिलाफ हैं एडवोकेट के, और साथ ही साथ ये जो है एक तरह वायलेशन भी है फंडामेंटल राइट की, और इस तरह के जो रेजोल्यूशन होंगे वो नल एंड वॉइड होंगे। मोहम्मद शुक्र अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2011, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर कोई आदमी के लिए कोई एडवोकेट नहीं है तो कोर्ट जो है उसके लिए एक एमिकस क्यूरी जो है वो खड़ा करेगी, यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। लिंगप्पा पोचन्ना एपलवेयर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर कोई सिविल लॉ जो है किसी एडवोकेट या लॉयर को एक्सक्लूड करता है रिप्रेजेंटेशन से कि भाई यहाँ पर एडवोकेट नहीं आ सकता या यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता किसी के भी यहाँ पर, तो वो जो है वो वैलिड हो सकता है। ये जो बार है वो सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए ही है। केशव सिंह वर्सेस स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली 1965, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर कोई पर्सन जो है उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, उसको सेंटेंस सुना दिया गया है, तो उसके लिए जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 22 की वो नहीं होगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर किसी पर्सन को प्रोड्यूस कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के सामने और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रोविज़न जो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की नहीं हो। इसके लिए जो डिटेल प्रोविज़न है अगेन दोस्तों सीआरपीसी में आपको मिल जाएंगी, सेक्शन 56 और 57। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 3, जिसमें कि ये कहा गया है सिंपली कि भाई ये जो प्रोविज़न है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की, ये जो है वो अप्लाई नहीं होंगी। पहली जो है वो है रिलेटिंग टू एनिमी एलियंस, यानी जब भी मान लीजिए हमारी कंट्री का वॉर होता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, उस दूसरी कंट्री के जो सिटीजन होंगे, जब तक वो वॉर या लड़ाई रहती है उसके सिटीजन जो होंगे वो हमारी कंट्री में एनिमी एलियंस काउंट होते हैं, तो उन पर फर्स्ट और सेकंड क्लॉज नहीं इंप्लीमेंट होगी। और दूसरा होगा वो पर्सन्स जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर डिटेन किया गया है, उन पर भी ये प्रोविज़न जो है वो लागू नहीं होंगी। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है उनके लिए 4, 5, 6, 7 की जो प्रोविज़न है वो बनाई गई। तो चलिए दोस्तों अब डील करते हैं 4, 5, 6, 7 क्लोजेस को, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है उससे डील करती हैं। इंडिया में पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो था वो 1950 को आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था वो पास किया गया था। जहाँ तक बात है कॉन्स्टिट्यूशन की दोस्तों, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो सब्जेक्ट मैटर है ये यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों में मिलता है, यानी इस पर स्टेट भी कुछ हद तक और सेंटर, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का मैटर है तो वो कानून बना सकती है। हाँ, पर अगर दोनों किसी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना देती हैं तो उस केस में फिर जो लॉ सुप्रीम होगा वो होगा यूनियन का। यहाँ पर दोस्तों ये बात भी गौर करने लायक है कि सेंटर जो है उसका एरिया जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाने में बड़ा है, क्योंकि उसमें जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट मैटर आ जाती है, फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस का मैटर हो, ये सब आने के कारण उसका एरिया जो है बहुत बड़ा हो जाता है। जहाँ तक बात की जाए दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये है क्या, तो इसकी कोई भी अथॉरिटेटिव डेफिनेशन नहीं है। ओरिजिनेशन जहाँ तक माना जाए इसका, तो ये हुआ है इंग्लैंड में, जहाँ पर जो लॉर्ड्स थे, जिन्हें जजेस कह लीजिए आप, वो जो थे उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया। और इसका फर्स्ट जो यूज़ किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का वो 1914 में, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब इंग्लैंड ने यूज़ किया था, डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट 1914 में। और ठीक इसी तरह से फिर इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज़ किया गया, यानी कि ये एक तरह की एमरजेंसी सिचुएशन होती थी जहाँ पर ज़्यादा अपील दलील का काम नहीं था, जो भी किसी तरह का खतरा पैदा करता था देश की सिक्योरिटी के लिए उसको उठा के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट या डिटेन कर लिया जाता था। लॉर्ड फिनले थे एक, उन्होंने आर वर्सेस हेलिडे 1917 में एक केस था, उसमें डिफाइन किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को, इट इज़ नॉट प्यूनिटिव, इट इज़ प्रिकॉशनरी मेजर, यानी कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर आपकी अरेस्ट की जाती है। ये क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर, यानी सुरक्षा के लिए, प्रिकॉशन लेने के लिए कि भाई कोई आदमी किसी तरह का कोई उत्पात ना मचा दे जिससे कि जो व्यवस्था है उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम अराइज हो जाए, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें ये लॉ जो था वो लाना पड़ा।
दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है, इसका पर्पस जो है वो सज़ा देना नहीं है, बल्कि सेफ गार्ड यानी कि सुरक्षा करना है और लोगों को कुछ करने से पहले ही रोक लेना है, ताकि वो कुछ करे ना ऐसा जो को गलत हो, उसको करने से पहले ही उनको प्रिवेंट कर देना है। और इंग्लैंड में ही लिवर्सिस वर्सेस जॉन एंडरसन 1942 में इस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की जो वैलिडिटी थी, जब इसको क्वेश्चन किया गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये सही है। क्यों? क्योंकि ऑन द बेस ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि ये एक ज़रूरत है, यानी कि सिचुएशन ऐसी है कंट्री में कि कोई भी उठ के किसी तरह का कोई उत्पात कर सकता है, जो एनिमी है हमारे एट वॉर, वो भी हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो लॉ है वो सही है। पीसफुल टाइम में इंग्लैंड में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं अप्लाई किया गया है, जबकि इंडिया में इसकी प्रोविज़न पीसफुल टाइम में भी है, जैसे कि ये एक फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। आरबी राजभार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1975 में, जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की प्रोविज़न जो है वो इसलिए है ताकि अगर हमारे कंट्री में किसी तरह की कोई आदमी या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उठ के किसी तरह का कोई फसाद करना चाहता है या कंट्री की सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी को थ्रेट करना चाहता है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकें। पर इसके साथ साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफ गार्ड हैं वो भी दिए गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए। अगर और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की अगर एग्जांपल देखें हम, तो हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इससे पहले हमारे पास मीसा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके साथ साथ टाडा था, पोटा था, और भी इस तरह के कई एक्ट हमारे पास हैं। तो बात करें सेफ गार्ड की, यानी सेफ गार्ड क्या है डिटेन्यू के लिए। पहले तो है कि रिव्यू बाय द एडवाइजरी बोर्ड, कि एडवाइजरी बोर्ड को पावर दी गई है कि भाई वो रिव्यू करेगा सिचुएशन को। और शिबन लाल सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर एडवाइजरी बोर्ड कहता है कि भाई जो डिटेंशन है वो जस्टिफाइड है, तो वो कैरी ऑन करता है आगे, और अगर एडवाइजरी बोर्ड कहता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है तो वो कैरी ऑन नहीं करता है। पर एडवाइजरी बोर्ड किसी तरह का कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता डिटेंशन के लिए, ये काम एडवाइजरी बोर्ड का नहीं है। एडवाइजरी बोर्ड का जो ओपिनियन है वो विद इन 3 मंथ्स ऑफ डिटेंशन आना चाहिए, यानी कि डिटेंशन होने से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर वो अपना ओपिनियन दें, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर जो डिटेन्यू है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अशोक डे, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई इसके लिए जो लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, लॉ जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है, क्योंकि ये जो एक कनकरेंट का भी मैटर है। पर हाँ, उसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि एडवाइजरी बोर्ड की कंडीशन है कि भाई एडवाइजरी बोर्ड को रेफर करना पड़ेगा। पार्लियामेंट की थोड़ी पावर अलग है, वो एडवाइजरी बोर्ड को बाईपास कर सकती है। फागू शाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1974 में ये कहा गया था कि भाई जो पीरियड है जो डिटेंशन का, वो डेज में भी हो सकता है, वो मंथ्स में भी हो सकता है, वो ईयर्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लोज 5 दोस्तों, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि फर्स्ट चीज़ ये कही गई है कि जो कम्युनिकेशन किया जाएगा ग्राउंड्स का, बताया जाएगा कि भाई कौन कौन से ग्राउंड हैं जिन पर आपको अरेस्ट किया गया है। कम्युनिकेशन का यहाँ मतलब है कि सफिशिएंटली आपको बताना पड़ेगा, ठीक है जी, कि है क्या, बेस क्या है। और अगर डिटेन्यू कोई ऐसा है जिसको कि इंग्लिश की समझ नहीं है और उसको इंग्लिश में ग्राउंड बता दिए जाते हैं, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है वो जो होगा, वो जो एक ऑब्लिगेशन है क्लॉज 5 के अंडर, उसकी फुलफिलमेंट नहीं मानी जाएगी। और एक बार ग्राउंड बता दिए जाए तो उसमें कोई नया ग्राउंड नहीं डाला जा सकता, और जो ग्राउंड बताए गए हैं उनमें से कोई हटाया नहीं जा सकता। इसमें अगेन शिबन लाल सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जिसमें कि पिटिशनर के अगेंस्ट 2 ग्राउंड लगाए गए थे उसकी अरेस्ट और डिटेंशन के लिए, और बाद में अथॉरिटी जो है एक ग्राउंड जो है उसको हटा लेती है। स्टेट ने कहा कि भाई एक ग्राउंड ही सफिशेंट है, ठीक है, हमने दूसरा गलती से लगा दिया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि जब आपने वो ऑर्डर इश्यू किया था जिसमें ग्राउंड बताए थे तो वो उसके लिए था। अब आप एक को हटा लेते हैं तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कमी है। नौ दोस्तों, ग्राउंड्स एंड पर्टिकुलर्स। ग्राउंड्स और पर्टिकुलर्स में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मान लीजिए मैं किसी को कहता हूँ कि भाई आपने कुछ पब्लिक के अगेंस्ट किया है, ये तो ग्राउंड्स हो गया। पर्टिकुलर्स क्या होते हैं? मैं उसको बताऊंगा कि आपने पब्लिक के अगेंस्ट क्या किया है। अब यहाँ पर जो सेकंड पर्टिकुलर्स हैं वो क्या होंगे? वो डिटेल में होंगे। पहला जो था वो सिंपली एक तरह से उसको वार्निंग कह लीजिए, या एक मोटे मोटे तौर पर एक तरह से उसको कम्युनिकेशन है ग्राउंड का, बट उस ग्राउंड के नीचे क्या डिटेल हैं वो पर्टिकुलर्स के अंदर होते हैं, और ये डिफरेंस है ग्राउंड और पर्टिकुलर्स का। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राउंड जो होते हैं वो डिटेंशन के लिए होते हैं, और जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि जिस आदमी को अरेस्ट किया गया है वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि उसको डिटेल पता होंगी, तभी वो अकॉर्डिंग टू दोज डिटेल कैन फ्रेम हिज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। जैसे वो डिटेल होंगी वैसे वो अपना रिप्रेजेंटेशन बना सकता है, अगर उसको वो फर्निश किए जाते हैं तो। पर्टिकुलर्स जो हैं उनको भी छुपाया जा सकता है, जैसे कि आपको बताया गया है क्लॉज 6 के अंडर कि भाई अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उनको जो अथॉरिटी है वो बताने से इनकार
कर सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों वेग ग्राउंड, यानी अस्पष्ट ग्राउंड। यानी ग्राउंड्स तो बताए जा रहे हैं पर वो अनक्लियर हैं, वेग हैं, अस्पष्ट हैं। और अगर कोई ग्राउंड वेग होता है देन इट इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ग्राउंड्स तब वेग या अस्पष्ट होते हैं जब जो डिटेन्यू है वो उनके बेसिस पर कुछ भी अपना रिप्रेजेंटेशन वगैरह तैयार नहीं कर पा रहा हो। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आत्माराम श्रीधर वैद्य, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई ग्राउंड्स जो है वो इनसफिशेंट है और इनकेपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि उसको समझा भी नहीं जा सकता, तो ऐसे ग्राउंड को हम वेग कह सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भाई अगर कोई ग्राउंड्स तो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बट उसके पर्टिकुलर्स नहीं दिए जाते हैं तो वो भी क्या होगा, वो इनसफिशिएंसी होगी या वेग ग्राउंड होंगी। और अगर ग्राउंड जो हैं वो वेग होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, तो फिर क्या होगा, जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा डिटेंशन का। और ये तब भी हो सकता है जब 10 ग्राउंड में से सिर्फ एक ही ग्राउंड जो है वेग है, बाकी ठीक है, तब भी उसको सेट असाइड किया जा सकता है ऑर्डर को। और ये हेल्ड किया गया था रामकृष्ण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, पुष्कर मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है दोस्तों इररेलेवेंट ग्राउंड्स, वो ग्राउंड जिनकी प्रोबेटिव फोर्स नहीं होती है, यानी कि जिनको प्रूव ना किया जा सके, उनको कहा जाता है इररेलेवेंट ग्राउंड। सोढ़ी शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, जिसमें कि एक पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंदर इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने डेफेमेशन की होती है किसी जज की। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो ग्राउंड है वो इररेलेवेंट है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है 1950 का, उसमें आपको ये नहीं कहा गया है कि अगर कोई किसी की डेफेमेशन कर देता है तो आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में ले आइए। जी नहीं, ये जो ग्राउंड्स है वहाँ पर है ही नहीं आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट करने का, तो इसलिए ये इररेलेवेंट है। सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी, सब्जेक्टिव होता है दोस्तों वो चीज़ जो आपके आइडियाज़ या ओपिनियन पर बेस हो। क्या किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट या डिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव करती है। और ये याद रखिएगा सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन होता है क्योंकि वहाँ पर ओपिनियन होता है, आइडिया होता है। अब जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो जरूरी नहीं है कि उसने वो किया हो जिसके लिए आप अरेस्ट कर रहे हो। सिचुएशन देता हूँ, मान लीजिए किसी इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस इलाके में कुछ नामी बदमाश होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। अब पुलिस जो है उनको अरेस्ट करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर। जरूरी नहीं है कि उन सभी ने अपराध किया, और यही चीज़ जो है वो सब्जेक्टिव है, यानी बेस्ड ऑन आइडिया और ओपिनियन कि भाई ऐसा हो सकता है। और कोर्ट इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट जो है उसका डिटर्मिनेशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब आइडिया और ओपिनियन और फैक्ट ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता, पर हाँ कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड जरूर कर सकता है कि भाई जिस एक्ट के अंडर उसको अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है क्या वो उस पर लागू भी होता है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए किसी की अरेस्ट किसी एक्ट के अंडर इसलिए हो सकती है कि अगर उसने सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को थ्रेट किया हो, पर जब कोर्ट ने मैटर देखा तो कोर्ट को लगा ही नहीं कि भाई ये तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है ही नहीं, तो उस चीज़ को तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पर इस चीज़ को नहीं कि भाई पुलिस इन लोगों को पकड़ के लाई है तो क्या ये पुलिस ने सही किया या नहीं, क्योंकि वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं होता है। दैट इज सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन done by the executive authority which cannot be determined by the court। नागेंद्र नाथ मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये कहा गया था कि भाई ये जो है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी उठाकर आप अंदर रख सकते हो, इसलिए अगर कोई इस तरह की कोई घटना होती है अरेस्ट की तो आपको बहुत केयरफुली उसको एग्जामिन करना चाहिए। बिदन चंद्रा विश्वास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को अरेस्ट और डिटेन किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर और बाद में अथॉरिटी को ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस जो था इन्वेस्टिगेशन में उनको कुछ भी नहीं मिला और उनको छोड़ना पड़ा, तो इस ऑर्डर को बैड नहीं कहा जा सकता, यानी कि ये ऑर्डर जो था उसको अरेस्ट या डिटेन करने का वो गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर इस ऑर्डर को बैड करेंगे तो फिर अरेस्ट और डिटेंशन तो हो ही नहीं सकती। और अगर कहीं ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई ये जो ऑर्डर किया गया है ये मैलाफाइड किया गया है, इलविल से किया गया है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, जो डिटेन्यू होगा उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। पूरन लाल लखनपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये कहा गया था कि मैलाफाइड जो ऑर्डर होंगे उनको कैसे जज किया जाएगा, तो उनको इस बात से जज किया जाएगा कि उनका अल्टीरियर मोटिव क्या है। अल्टीरियर मतलब कोई छुपा हुआ या कोई ऐसा जिसको कि अथॉरिटी स्वीकार नहीं कर रही है, बता कुछ और रही है और अंदर खाते कुछ और है।
जहाँ तक बात है दोस्तों रिप्रेजेंटेशन की क्लॉज 5 के अंदर, तो रिप्रेजेंटेशन भी डिटेन्यू को देना चाहिए, पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि रिप्रेजेंटेशन वो तभी कर सकता है जब उसको इन्फॉर्मेशन मिले, यानी पर्टिकुलर्स ढंग से मिले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शिवबन लाल सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई अगर आप किसी डिटेन्यू को ग्राउंड बताते हैं तो उसके साथ उसको पर्टिकुलर्स भी बताइए ताकि वो अपना जो रिप्रेजेंटेशन है उसको तैयार कर सके। रामचंद्रा ए कामत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर किसी को डिटेन या अरेस्ट किया गया है किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर तो उस डॉक्यूमेंट को भी डिटेन्यू को सप्लाई करना पड़ेगा। मंगल भाई मोतीराम पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और अगर जो सप्लाई है डॉक्यूमेंट की वो नहीं की जाती है डिटेन्यू को या डिले किया जाता है उसको, तो फिर जो डिटेन्यू है उसको रिलीज कर देना चाहिए। अब्दुल सत्तार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है ये फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर ही डिसाइड किया जाएगा, और जब भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो उसको स्पीडली डिस्पोज ऑफ भी करना है। उम्मू सुबीना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें कि कहा गया था कि आपने डिले किया है, अथॉरिटी को कहा गया, और ये अनएक्सप्लेन्ड है, और डिले जो है वो 2 महीने और 6 डे यानी 6 दिन का है, और ये सफिशिएंट है, इनफ है जो डिटेन्यू है उसको रिलीज करने के लिए। यूसुफ अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर किसी भी तरह का कोई अनएक्सप्लेन्ड डिले होता है रिप्रेजेंटेशन में तो उस सिचुएशन में आपका जो डिटेंशन है वो इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। रणजीत डैम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें कि ये कहा गया था कि जब आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि डिले कर दिया हमने, तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो भी वेग नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हरनेक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें अथॉरिटी ने कहा कि जो ऑफेंस था वो 27 फरवरी 1980 को कमिट किया गया, और उसका जो अरेस्ट या डिटेंशन की गई वो की गई 10 जुलाई 1981 को, और इसको इनवैलिड करार दे दिया गया क्योंकि यहाँ पर कमीशन ऑफ द ऑफेंस और अरेस्ट और डिटेंशन जो है उसमें बहुत बड़ा गैप है। ऑर्डर जो है अरेस्ट और डिटेंशन का दोस्तों, ये बिफोर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है और ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, विद प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, विदाउट प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, ये एंटिसिपेशन में भी हो सकता है, एक्यूटल के बाद भी हो सकता है, और डिस्चार्ज के बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट जो है किसी को रिलीज कर देती है तो फिर वहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड के पास जाने का कोई औचित्य या कोई पर्पज़ नहीं है, और अगर वो रिलीज नहीं करती है तो फिर उसको रेफर किया जा सकता है, और अगर उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड जो है वो डिटेन्यू के फेवर में जो अपनी रीजनिंग देता है तो फिर वो जो डिटेन्यू है उसको रिलीज़ किया जा सकता है, और अगर एडवाइजरी बोर्ड जो है वो डिटेन्यू के अगेंस्ट यानी कि उसके फेवर में ओपिनियन नहीं देता है तब भी गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिलीज़ कर सकती है। रिप्रेजेंटेशन जो है दोस्तों वो उसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाना चाहिए जिसने की डिटेंशन की हो। अगर होम मिनिस्टर जो है डिटेंशन ऑर्डर देते हैं तो जो सेक्रेटरी है उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 6, ये सिंपली ये बताती है कि क्लॉज 5 के अंदर जो कार्रवाई है, अगर वैसा ऑर्डर इशू करते वक्त अथॉरिटी को लगता है कि भाई कुछ इस तरह की जो पार्टिकुलर्स बैकग्राउंड है जो कि उनको नहीं बताने चाहिए और वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो फिर उसको छुपा सकती हैं, उसको जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 7, जिसमें कि कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकती है कि भाई एडवाइजरी बोर्ड जो है वो अपनी इंक्वायरी जो करेगा वो कैसे करे, और वो जो प्रोसीजर होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर को ओवरराइड कर जाएगा, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके द्वारा बनाया गया जो कानून प्रोसीजर वटेवर वो पार्लियामेंट को सुपरसीड नहीं कर सकता, बल्कि वाइस वर्सा होगा। और गवर्नमेंट के साथ साथ दोस्तों जो जुडिशरी है उसने भी प्रोसीजर को लेकर कुछ जो रूल्स हैं उनको इवॉल्व किया है। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई जो एडवाइजरी बोर्ड है ये जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी नहीं है, इसलिए इसको उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगेन AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि भाई जो डिटेन्यू है उसको किसी फ्रेंड की मदद मिल सकती है, कोई और दोस्त की मदद मिल सकती है, पर वो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए। अशोक कुमार बिन्नी वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, जिसमें यह कहा गया कि भाई जो बोर्ड है उसको स्पीडली काम करना चाहिए और प्रोसीडिंग को निपटाना चाहिए, और अगर वो ऐसा फेल हो जाता है तो जो डिटेंशन जो है उसको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। बोर्ड जो है उसको जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है उसकी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट जो है उस पर डिसीजन लेगी। नंदलाल बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया कि जो भी रिपोर्ट एडवाइजरी बोर्ड देता है गवर्नमेंट को, अगर उसको बिना कंसीडर किए हुए ही कोई एक्शन होता है जिसमें कि डिटेंशन आपकी इलीगल हो जाएगी और ये समझा जाएगा कि देयर इज नॉन एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। तो दोस्तों पोस्ट डिटेंशन कंडीशंस, यानी कि डिटेंशन हो गई है उसके बाद क्या होगा। अगेन AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह के जो डिटेन्यू है PD लॉ के अंडर, उनकी जो कंप्लेंट है वो उनको एंटरटेन कर सकता है। डिटेन्यू को ह्यूमन डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, उसे अपने कपड़े और अपना खाना जो है वो खाने देना चाहिए, यानी कि वो घर से मंगवा सकता है, और साथ ही साथ वो अपने
परिवार जब मेंबर से मिल सकता है उनके साथ इंटरव्यू कर सकता है, और वो पर्सन जिनको कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर डिटेन किया गया हो उन्हें बाकी कैदियों से अलग रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसे ऐसे माहौल में रखा जाना चाहिए जो कि उसके घर से मिलता जुलता हो, यानी कि एक घर जैसा माहौल ही हो। गीतेंद्र कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई जो डिटेंशन की प्लेस है वो अथॉरिटी ही सिलेक्ट करेंगी। ठीक है, कुछ बेनिफिट दिए गए हैं डिटेनी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिटेनी ये कहे कि भाई मैं फिक्स करूंगा कि मुझे कहाँ रहना। और कोर्ट ऐसे मामलों में तभी इंटरफेयर करेगा जब कोर्ट को लगेगा कि भाई ये जो प्लेस है वो गलत तरीके से चुनी गई है, मैलाफाइडली गलत तरीके से चुनी गई है, या उसको नुकसान हो सकता है, या उसको किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो डिटेनिंग अथॉरिटी है उनको ये सब बातें जो हैं वो डिटेन्यू के घर वालों को बतानी पड़ेंगी कि भाई ये कहाँ रखा है हमने, और अगर उसको वहाँ से उठाकर कहीं और रखा जाता है तो ये भी उनको बताना पड़ेगा कि उसको उठाकर कहाँ रखा गया है, जिसको शिफ्ट कहाँ पर किया गया है। तो यह है दोस्तों आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।